नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नेपाल में प्रकृति की दोहरी मार पड़ी है। नेपाल में बाढ़ के बाद चीन के तिब्बती इलाके में बनी एक विशाल झील का बांध अचानक टूट गया, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। गौरतलब है कि नेपाल में आई बाढ़ की मार इतनी भयानक थी कि सैलाबी जलजले में कई पुल बह गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा और कई हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हो गए। लापता लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव दलों को भेजा गया है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद भारत की ओर से राहत सामग्री लगातार भेजी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 21 भारतीय नागरिकों के एक समूह को नेपाल की सेना ने बाढ़ के बाद रेस्क्यू किया है, जबकि 315 भारतीयों से अभी भी संपर्क नहीं हो पाया है। बता दें कि नेपाल की बाढ़ में अब तक 1500 लोग लापता हैं। नेपाल एक नए खतरे का सामना कर रहा है। ये सैलाबी जलजला कितनी तबाही मचाएगा, इसको सोचकर भी रूह कांपती है। दरअसल चीन के तिब्बती इलाके में बनी एक विशाल झील का बांध अचानक टूट गया, जिसके बाद रसुआ जिले में सैलाबी खतरा मौत का तांडव मचा सकता है। जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी के किनारे बसे गांवों पर सैलाब का साया मंडरा रहा है। नई झील टूटने से अचानक पानी नीचे की ओर आने का खतरा चरम पर है, जिसकी वजह से प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लेवल 4 का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल आपदा में करीब 1500 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं। 315 भारतीयों से भी अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, हम नेपाल को राहत और बचाव कार्यों में लगातार सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। Rescue efforts are being done by the Nepal authorities and Nepal forces. So even these people were rescued by the Nepal army. So I think we, from our side, whatever support we can give to the government of Nepal, we are. गौरतलब है कि नेपाल पर प्रकृति की डबल मार पड़ी है। नेपाल में आई बाढ़ ने इतनी तबाही मचाई, जिसकी तस्वीरें देखते ही सिहरन पैदा होती है। भूस्खलन के मलबे और पानी के तेज बहाव ने कई इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सैलाब के सामने जो भी आया सब उसमें समाता चला गया। 600 लोगों को सैलाब लील चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिल रहे शवों से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, इस समय नेपाल एक त्रासदी झेल रहा है और दरअसल आपको बता दें कि पहले जो कल त्रासदी आई, उसके बाद आज एक बार फिर से एक झील फटा, जिसकी वजह से जो राहत और बचाव का काम है उसे रोका गया। लेकिन 3 घंटे बाद एक बार फिर से राहत बचाव का काम शुरू किया गया। अब बड़ी चुनौती यह है कि ग्लेशियर टूटने से जो भीषण बाढ़ आई, क्या आगे भी ऐसा खतरा है? इसको समझने की कोशिश करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े डॉक्टर प्रभास पांडे जी, पूर्व एडीजी जीएसआई हैं। प्रभास सर, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। प्रभास सर, सबसे पहले तो एक कमेंट आपसे चाहेंगे इस चीज़ को लेकर के कि कल हमने पहला वो देखा कि जब झील फटा और उसके बाद क्या हुआ, आज एक बार फिर से वही चीज़ हुआ। और कल भी हमने जब इस पे चर्चा की थी तो बात यही थी कि ये दोबारा होगा। और हम अपने देश, अगर भारत की बात करें तो भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पे ये चीजें हो सकती हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि इस समय हिमालय में चल क्या रहा है? हाँ, मैं पहले थोड़ा सा हिमालय की संरचना पे प्रकाश डालूंगा। जी।
हिमालय क्षेत्र जो है वो 9,400 किलोमीटर लंबा है और ये 5 कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है और बड़ा भाग इसका इंडिया में आता है। नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है और कुछ अन्य छोटे देश हैं, उनके उसमें आता है ये। और करीब 70% भूभाग जो है वो इंडियन टेरिटरी में आता है। और इस भूभाग में करीब 9,600 ग्लेशियर्स स्थित हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड में हैं, 4,000-5,000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और यहाँ पर ये स्थिति बन सकती है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो और हिमालय के क्षेत्र हो, यहाँ पर ये ग्लेशियर्स मौजूद हैं। ख़ास तौर से मैं उन पर जिक्र करूँगा जो हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं, जो एक तरह से हाई ऑल्टीट्यूड डिफरेंस पैदा करते हैं। इस वाले क्षेत्र में भी जैसी कल मैं रिपोर्ट देख रहा था, एक 5,300 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर था जिसका एक बड़ा खंड टूटा और वो करीब 1,000 मीटर नीचे गिरा और उसके इम्पैक्ट से एक कृत्रिम झील बनी और वो जब कृत्रिम झील में पानी का दबाव बहुत बढ़ गया तो वो टूटी और उसके बाद से ये बाढ़ आपदा आई है। इसी तरह से अभी जैसा दिख रहा है कि तिब्बत के क्षेत्र में कुछ और ग्लेशियर्स हैं जो इस तरह से टूटे हैं और उन्होंने एक छोटी कृत्रिम झील बनाई है और हो सकता है कि ये टेम्परेरी झील बनी है ये एक तरह से बर्स्ट हो जाए और फिर से एक बाढ़ की स्थिति बने। इसके लिए नेपाल सरकार मैं देख रहा हूँ पूरे प्रिकॉशन ले रही है और ये स्थिति हिंदुस्तान में भी कई जगह पे आ सकती है और आई है। अगर हम जियोलॉजिकल टाइम्स में लें जो कि कुछ लाख साल पहले अगर हम जाएं पीछे तो इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। उस टाइम में ह्यूमन का फैक्टर वहाँ पर नहीं था, लेकिन अभी जो जैसे 200-300 साल का जिसको हमारा इतिहास अगर हम खगा लें तो हम देखेंगे कि कई बार इस तरह की आपदाएं आई हैं जो अपर रीचेस ऑफ हिमालयन रिवर्स। ठीक है सर, आता हूं फिर से आपके पास। दिनेश सर भी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपसे एक प्रतिक्रिया इस पे चाहेंगे कि जो कुछ हुआ इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ता है, क्योंकि माना यह जाता है जब भी इस तरीके की कोई आपदा आए तो शुरुआती 48 आवर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे वक्त में जब लगभग 1500 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं तो ऐसे में कितना मुश्किल होता है? अभिषेक जी, जो सेना में रहते हुए मेरा तजर्बा है, हमें भी कई बार मौका मिला है जब हमारे देश के अंदर बाढ़ आ जाती है तो हम लोग गए हैं एड टू सिविल अथॉरिटी के लिए। देखिए, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर अगर हमारे पास किसी प्रकार का कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन है मौसम विभाग की तरफ से, जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर पांडे साहब बता रहे हैं, अगर हमें कुछ अंदेशा होता है तो डिप्लॉयमेंट जो है वो जो है समय से पहले ही कर दी जाती है कि किसी खतरे को भाप पे। लेकिन जिस समय ऑल ऑफ ए सडन, अगर हम उदाहरण ले नेपाल का, तो नेपाल के अंदर ये जो त्रासदी हुई है इसमें किसी प्रकार की कोई बारिश नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई और कारण नहीं आता। सिर्फ यही मीडिया के अंदर आ रहा है कि हिमालयन रीजन के अंदर 5,200 मीटर के ऊपर एक ग्लेशियर जो है वो टूटा और वो नीचे तकरीबन 1200 मीटर के ऊपर आया और उसके साथ जो है इस प्रकार की हुई। तो देखिए साहब, ऐसा है कि अभी तो विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर लिया। हमारे पास सैटेलाइट पिक्चर्स होती हैं, सेस्मिक डाटा है, ज्योग्राफिकल डाटा है। तो मेरा ये मानना है कि आज के समय के अंदर जो है इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है इन एडवांस जो है, जब हमें उसका कुछ इंडिकेशन जो है वो मिल जाता है, जिससे कि आपकी जो मदद देनी है हमें उस अफेक्टेड इलाके के अंदर, वो थोड़ा आसान हो जाती है। और वैसे भी किसी भी देश के, हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे पास जो है ट्रेन्ड फोर्सेस हैं जो इस प्रकार के डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए, या इस प्रकार के डिजास्टर के दौरान मदद करने के लिए नेशनल NDRF है, स्टेट लेवल के ऊपर है, हमारे पास आर्मी है, हमारे पास वॉलंटियर ग्रुप्स हो जाते हैं
जैसा कि अभी प्रधानमंत्री साहब ने जो है 15 अगस्त को बताया था, तो हमारा जो सिविल डिफेंस सिस्टम है एक कोऑर्डिनेटेड जो है वो करता है। लेकिन मैं फाइनली ये कहूंगा कि जिस समय आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एंड ऑल ऑफ ए सडन जो है ये आपका नेचुरल कैलामिटी आ गई है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है रिसोर्सेज को पहुंचाने में और एक्शन लेने में। लेकिन जिस प्रकार का मीडिया के अंदर रिपोर्ट आ रहा है और भारत ने जिस प्रकार से नेपाल की मदद किया, या नेपाल की जो उनकी फोर्सेस हैं जो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है, बिकॉज इट इज ए नेचुरल डिजास्टर। और अगले सेगमेंट के अंदर हम बातचीत कर सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है और क्या रोल हो सकता है पर्टिकुलर कंट्री का, या क्या हो सकता है वो हम जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ता है इसी में सर मैं थोड़ा सा कंटिन्यूटी इसमें मैं दिनेश सर छोटा सा ये चाहूंगा, क्योंकि अभी भी कई लोग जो हैं वो लापता हैं। अगर क्योंकि नेपाली फोर्सेस बिल्कुल पूरा जोर शोर लगा रही है, जिस लेवल पे वो कर सकती है बिल्कुल कर रही है, लेकिन भारत की तरफ से भी ये कहा गया कि हम आपको अपनी फोर्सेस दे सकते हैं, बट मना कर दिया गया। इस समय में अगर ज्यादा लोग सर्च में जुटे तो हो सकता है कि उसमें अगर 1500 में हम मैक्सिमम लोगों की कोशिश करेंगे कि जान बचा ली जाए, और उसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नेपाल के हैं, वो पूरे देश के हैं, पूरी दुनिया के हैं, भारत के हैं, अमेरिका के हैं, यूके के हैं, सभी देशों के हैं। तो इसमें जितनी ज्यादा तेजी से खोज होगी, बेनिफिट तो लोगों को मिलेगा, उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। जिंदगी से बढ़ के क्या अभिषेक जी, लाइफ इज वेरी प्रेशियस थिंग। और जिस प्रकार से आपने बताया है, जैसे है कि भारत जो है हमेशा, चाहे वो वेंजुला के अंदर हो, चाहे हमारे प्रतिद्वंदी देश जो है टर्की हो, भारत हमेशा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर राउंड द क्लॉक खड़ा रहता है किसी की भी मदद करने के लिए। तो जब भारत ने अपनी मदद उनके लिए ऑफर किया, अगर उन्होंने मना कर दिया है तो इसका रीजन क्या हो सकता है, इसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। इसके दो रीजन हो सकते हैं कि जहां तो वो ये समझते होंगे कि हम लोग बहुत कैपेबल हैं इस प्रकार के डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, या फिर मैं थोड़ा सावधानी के साथ कहना चाहता हूं, आई से विद कॉशन, कि कपल ऑफ डिकेड्स बैक जिस समय पहले भी नेपाल के अंदर इस प्रकार की नेचुरल कैलामिटी आई थी, तो वहां के लोग और वहां की गवर्नमेंट जो है वो हमारे मीडिया से खुश नहीं थी। जो मैंने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा था कि वहां पर कुछ इस प्रकार के अटपटे से सवाल जो है हमारे मीडिया के लोग उनसे पूछ रहे थे कि आप क्या हुआ, आपको क्या महसूस हो रहा। मैं दोबारा अभिषेक जी कहना चाहता हूं कि आई से विद कॉशन, जो मेरी मेमोरी कहती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि पुरानी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मना कर दिया, या फिर दूसरा कारण ये है कि वो समझते हैं कि हम कैपेबल हैं, हम मैनेज कर लेंगे। वी डू नॉट वांट टू कॉल दी अलाउ दी अदर कंट्रीज टू इंटरवीन इन आवर ड्यूरिंग दिस टाइम, दैट मे बी द रीजन। सो हम अभी सिर्फ कियास लगा सकते हैं, बाकी भारत सरकार जो है उनकी तरफ से आए कि उन्होंने किस कारणवश, या नेपाल गवर्नमेंट जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो बता सकते हैं कि हमने क्यों मना किया है बाहर के देशों की मदद लेने के लिए। तो इसके बारे में तो वही लोग दे आर इन ए बेटर पोजीशन टू कमेंट। अभिषेक। ओके सर, अब सबसे बड़ा सवाल आपने जो जिक्र किया सर साइंस का, प्रभास सर, साइंस ने तरक्की तो बहुत की, बहुत तरक्की दी, सब कुछ दिया, लेकिन कहा यही जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो नेचर है उसके आगे हर कोई झुक जाता है जी। तो प्रभास सर, क्या लगता है कि हिमालय के अंदर जितना हम कर रहे हैं, जो विकास हम कहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो चीन कर रहा हो, चाहे वो तिब्बत में हो रहा हो, चाहे वो नेपाल में हो रहा हो, चाहे हम कर रहे हो या पाकिस्तान करे, क्या उसका असर है ये जो हुआ है? मैं थोड़ा सा इसका दार्शनिक उत्तर देना चाहूंगा जी। नेचर एक जगह है, प्रकृति एक जगह है, और हम जो हैं ह्यूमन बींग्स, या हमारी ह्यूमन बींग की जो एक्टिविटी है वो बहुत सतही है, बहुत सूक्ष्म है नेचर के सामने। नेचर अपना काम कर रहा है, ये उसका रेगुलर प्रोसेस है, चाहे वो टेक्टोनिक
अपलिफ्ट हो, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, ये सब उसकी एक प्रक्रिया है, क्योंकि नेचर जो है वो स्थिर नहीं है, वो अपने को निरंतर बदल रहा है और वो ये नहीं देख रहा है कि इससे किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। लेकिन हम जो हैं वो इस चीज़ को हमको समझना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टि से कि नेचर की जो प्रक्रियाएं हैं उनको अच्छी तरह से समझें, किस हद तक हम आगे जा सकते हैं, किस हद उसके बाद हमको आगे नहीं जाना है। ये सब जो है हमारा एक जो मैनकाइंड है उसको इस चीज़ पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए हम किस प्रकार से एनक्रोच कर रहे हैं हिमालयी क्षेत्र में, चाहे वो रिवर प्लेन्स हो। अब जैसे बहुत ही साधारण सा वो एक लॉजिक है कि हर एक का अपना एक स्थान होता है, नदियों का भी एक अपना स्थान है, नदियों के जो फ्लड प्लेन्स हैं उनका एक अपना स्थान है। वो नहीं चाहेगा कि मेरे फ्लड प्लेन्स में आप आइए, अगर आप आइएगा तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसमें। अभी आप देखिए हिमालय क्षेत्र में किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन फैले हैं, जो सो कॉल्ड जिसको कहते हैं जो बाढ़ क्षेत्र हैं या जो नॉन फ्लड प्लेन्स हैं, क्योंकि वो एक समतल भूमि प्रोवाइड करता है और वहाँ पर रोड्स भी वहीं से जा रही हैं, भवन निर्माण में वहीं वो हो रहे हैं। भवन भी आप उनकी वो देखिए 5-5, 6-6 मंजिला, जो भूकंप की दृष्टि से भी बहुत अनसेफ हैं, बाढ़ की दृष्टि से भी बहुत अनसेफ हैं, बिल्कुल ठीक रिवर के किनारे बने हुए हैं। तो ऐसी उसमें आप कोई नेचर का कोई वो बहुत वो नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है। लेकिन ये हमको समझना चाहिए मैनकाइंड को कि हम अपनी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उसको कहाँ पर करें, किस हद तक करें और कौन से क्षेत्र हैं जो कि संभावित हैं आपदा की दृष्टि से वहाँ पर। और ये आपाधापी में है कि हम इससे बहुत ज़्यादा लाभ पब्लिक को दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। इस टेंडेंसी को हमको थोड़ा सा इस पर लगाम लगानी होगी। तो क्या ये हिमालय है, इसको बिल्कुल मजाक में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सर हम रेड अलर्ट माने, क्योंकि अब जो तस्वीरें आ रही हैं पहले और अब की, मतलब जो नदियों के किनारे जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हमने देखा, कल जो त्रिशूली नदी के किनारे किनारे जो कंस्ट्रक्शन था वो तो पूरी तरीके से तबाह हो गया। और आप जो कह रहे थे सर कि नदियों का भी अपना एक क्षेत्र है, अगर आप उसमें घुसेंगे तो किसी ना किसी दिन वो इस तरीके का रूप धारण करेगी और उसके बाद चीजें होंगी। तो ये रेड टाइम क्या है पूरे वर्ल्ड के लिए कि अब थोड़ा सा संभलिए और प्रकृति के नेचर को समझिए। अगर नेचर के नेचर को नहीं समझेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। जी, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं ये रिसीड कर रहे हैं। मतलब इनका जो आज ग्लेशियर जो जैसे 4,500 मीटर की ऊंचाई पे था, वो हर साल करीब 1 मीटर 2 मीटर पीछे जा रहा है। तो ये जो लॉक्ड अप आइस हैं ये पीछे जा रहे हैं। ये नेचुरल फिनोमिनन है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये प्रक्रिया थोड़ी तेज हुई है और खास तौर से आजकल के जो सीजन है, जो गर्मियों में, इसमें जो आइस मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये ग्लेशियर से पानी पिघलता है और नीचे आप देखिएगा हरिद्वार में गंगा का स्तर बहुत वैसे भी ऊपर चले जाता है बिना बारिश के भी, ये ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से। तो ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, इसका सीधा असर हमको हायर रीचेस ऑफ ग्लेशियर्स में देखने को मिल रहा है। मेल्टिंग का मतलब उनमें पानी घुस रहा है तो वो ग्लेशियर का मास जो है वो अनस्टेबल हो रहा है और वो बड़े चंक में अगर नीचे गिरता है तो वो जो छोटे रिवलेट हैं जो फीड कर रहे हैं ये बड़ी नदियों को, उनको ब्लॉक कर सकता है और ब्लॉक करने के बाद टेम्परेरी जिसको कहते हैं एक वो डैम बना सकता है जिसमें पानी संचित होगा और उनके टूटने से ये बाढ़ का खतरा सदैव बना रह सकता है। और ये शायद ये गर्मियों के मौसम में मई से लेके अगस्त या सितंबर तक हमको मेरे ख्याल से विशेष ध्यान देना चाहिए। रेट ऑफ मेल्टिंग इज मच फास्टर और ये इस बाढ़ का खतरा इन महीनों में ज़्यादा हो सकता है। ये मेरा मानना है, एक तरह से मैं जिस तरह से समझाऊँ इसको। बिल्कुल। प्रभात सर, क्या हम लोग मतलब उतने सीरियस नहीं हैं
एनवायरनमेंट को लेकर के, क्योंकि पूरे वर्ल्ड फोरम पे हम बहुत सारी चीज़ें तो होती हुई देखते हैं, लेकिन उसको एट द एंड ऑफ द डे हम जो कहते हैं ना कि ग्राउंड पे चीज़ें दिखनी, वो नहीं दिखती हैं। मेरे ख्याल से हर वैज्ञानिक ये जानता है उसको क्या क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या उसको करना है। लेकिन कई बार सोशल प्रेशर्स की वजह से हमको उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट्स यूनिवर्सल फैक्ट। हिंदुस्तान और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कहीं ज़्यादा है। तो जो ऐसे इलाके थे जहाँ पर पहले, मैं हिमालय क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ, मुझको मालूम है कि कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर हम लोग नहीं जाना पसंद करते थे, नहीं रहते थे। लेकिन अब पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से वो क्षेत्र भी ऑक्यूपाई हो गए हैं। तो एक तरह से कहिए कि सोशल कंपल्शन भी है हमारे पास, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं वो भी बहुत बढ़ गए हैं। हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी सुविधाओं के हिसाब से हम भी अपनी सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा बड़ा जिसको कहते हैं कठिन मिश्रण है डेवलपमेंट प्रोसेस का और आपदाओं की इंटेंसिटी को कम करने का। तो हम देखिए, आग में अगर कूद रहे हैं तो उसका अंजाम हमको मालूम है कि हम सुलझ जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम कई बार ऐसी मजबूरी होती है कि हमको ऐसे क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है, डिस्पाइट नोइंग कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट। ऐसी स्थिति करीब करीब यहाँ पर भी है। वैज्ञानिक भी जानते हैं, जनता भी जानती है, और मेरे ख्याल से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उनको भी मालूम है कि भाई ये खतरनाक क्षेत्र है, क्योंकि बार बार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हिंदुस्तान में भी हुई हैं, बाहर की और कंट्रीज़ में भी। लेकिन क्या मजबूरी है कि हम फिर भी उन क्षेत्रों में बेहिसाब निर्माण कर रहे हैं, बेहिसाब अपने को फैला रहे हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए। प्लानर्स को बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। तो ये मैं अभी तक ये सोचता हूँ, मतलब एक वैज्ञानिक के तौर पर भी और एक सोशल साइंटिस्ट की तरह से। प्रभात सर, कल जब पहला ये हुआ, उसके बाद आज दूसरा हुआ, आगे आपको क्या लग रहा है कि अभी खतरा, मतलब हम माने कि टल गया है या खतरा अभी जस का तस है? ये क्योंकि ये बहुत ऊंचे इलाके हैं जहाँ पर कोई मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेटरीज नहीं है, वहाँ पर आदमी का जाना बहुत आसान नहीं है। रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स जो हैं उनसे कुछ मदद मिल सकती है, और ये हमको अब बिल्कुल सोचना होगा। जो करीब 500 से ऊपर ग्लेशियर लेक्स हैं, उनकी निगरानी, उनकी पीरियोडिक मॉनिटरिंग, उनकी हेल्थ का चेकअप कि वो कहीं टूटने के कगार पर तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों को हमको बहुत सूक्ष्म रूप से देखना पड़ेगा, खास तौर से उनमें जो नदियाँ जिन पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, क्योंकि दसियों साल के इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद दसियों साल के निर्माण कार्य के बाद जहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपया खर्च होता है, ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनते हैं, और एक झटके में इस तरह का कोई क्लाउड बर्स्ट हो या ग्लेशियल ब्लॉकेड हो या ग्लेशियल लेक का बर्स्टिंग हो, उसकी वजह से वो साफ हो सकते हैं। जैसा इस वाले केस में भी त्रिशूली पे कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने थे, और ऐसे न्यूज़ मिली है कि उनमें बहुत बड़ी क्षति हुई है, अपार्ट फ्रॉम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ों को हमको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके लिए हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करें, सही तरह का इन्वेस्टिगेशन करें और रेगुलर मॉनिटरिंग करें। अब ये तो एक बिल्कुल एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट हो गया है कि ये ग्लेशियर लेक्स जो हैं ये बड़ी आपदा का कारण बन सकते हैं हिमालय का। तो इसमें हिंदुस्तान, उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेपाल, चाइना, भूटान, इन सबको एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो इन ग्लेशियर लेक्स की लगातार मॉनिटरिंग करे। उसमें काफ़ी सक्षम विभाग हैं हिंदुस्तान में भी, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, एक सासे करके ऑर्गेनाइजेशन है DRDO का, जो निरंतर ये ग्लेशियर्स और इनकी स्टडी करते हैं, और उनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है। इन सबको अच्छी तरह से एनालाइज करके, की रेगुलर मॉनिटरिंग करके एक दूसरे से कंट्रीज़ अपना डेटा शेयर करें और
एक वार्निंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि इस तरह की आपदा को हम रोक सकें। कर तो नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हैं। कम कर इनके लिए हम अपने को तैयार रह सकते हैं। ओके सर। दिनेश सर, क्या इन्वायरमेंट जो है वो हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल ही नहीं है? कहने के लिए कॉप जैसे बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं, लेकिन प्रायोरिटी में क्या इन्वायरमेंट नहीं है? अभिषेक जी, जैसा कि बीच के अंदर कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से डॉक्टर साहब की मैं बातचीत पूरी नहीं सुन पाया था। देखिए, मेरा ये मानना है एज ए लेमैन जो है, प्रकृति का और विकास का हमेशा जो है ये एक प्रकार से तालमेल बिठाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट। लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ी सी एट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और बाकी जो प्रिकॉशन लेने चाहिए उसके ऊपर ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। लेकिन जहां तक हमारा देश है, मुझे ज्यादा इसके बारे में, सैनिक होने के नाते मुझे ज्यादा इसके बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि जहां जहां सेना है हम पर्यावरण को पूरी तरह से उनकी रक्षा करते हैं और उसके अंदर एड ऑन करते हैं कि कितने पेड़ हम अपने इलाके के अंदर लगा सकते हैं। इवन जब मैं अपने टेन्योर के दौरान लेह लद्दाख के अंदर भी था, तो हमने जो है पेड़ लगाए वहां पे और उनको रेगुलर हमने उनकी पानी दिया, उनकी देखभाल की और अल्टीमेटली वहां पर हरियाली आ गई, जो कि एक स्नो डिजर्ट होता था। नॉट दैट कि पूरे के पूरे ले रीजन के अंदर, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है हमने जो है ग्रीन फॉरेस्ट को क्रिएट कर सके। इससे तो मेरा ये मानना है कि इसके लिए हम अपनी बातचीत को कन्फाइन कर सकते हैं भारत के लिए, कि उसके लिए हमें पर्यावरण के लिए लोगों को एजुकेट करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि भारत सरकार, जहाँ हमारा देश जो है इसकी तरफ जागरूक है। अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा है न्यूज के अंदर कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के अंदर एक मुहिम छेड़ी गई थी कि इतने पेड़ों को लगाना है। तो ये एक पॉजिटिविटी की तरफ आ रही है, लेकिन अभी भी और काफी इस फील्ड में काम करने की जरूरत है, अभिषेक जी। बिल्कुल, क्योंकि सर अभी हमने हाल में देखा था कि यूरोप में किस तरीके से गर्मी का असर दिखा, सड़कें जो हैं वो पिघलने लगी, रेल की पटरियां जो हैं वो किस तरीके से मुड़ गई, कनाडा तक में हमने देखा कि वहाँ भी लोग परेशान हैं। तो जब इस लेवल पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसी बार अल नीनो और ला नीनो को इतनी ज़्यादा लेकर के चर्चा हुई कि बारिश नहीं होगी, क्या होगा, सूखा पड़ेगा, लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि अब इतनी ज़्यादा बारिश हुई और अब नेपाल में ये चीज़ें हैं। तो जब क्लाइमेट को लेकर के हम देख रहे हैं, साफ तौर पे देख रहे हैं कि इस समय धरती पे चीज़ें क्या चल रही हैं, बावजूद इसके ऐसा लगता है कि हम जागने को तैयार नहीं। हाँ, हम अपने देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हम देख रहे हैं कि किस लेवल पे पौधारोपण हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पृथ्वी पे और भी देश हैं और एनवायरनमेंट किसी एक का है नहीं, पूरे पृथ्वी का है, तो जागना तो सबको पड़ेगा। मैं आपसे सहमत हूं। जिस प्रकार से आप वर्ल्ड के अंदर जो है किस प्रकार से कंट्रीज, वेरियस कंट्रीज जो है वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो इस धरती का सबसे पावरफुल कंट्री है और उसका प्रेसिडेंट जो है वो फ्रांस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है उसमें से बाहर आ जाते हैं। तो ये एक प्रकार से इंडिकेशन है कि पूरा वर्ल्ड इस मामले के ऊपर सजग नहीं है और हर कंट्री या हर कॉन्टिनेंट के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक वेकअप कॉल है जो यूरोप में हुआ, जब बाकी देशों के अंदर हुआ हाल ही के दिनों में, तो ये एक वेकअप कॉल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हमारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जब बाकी कंट्री भी हैं, वो इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और रिक्वायर्ड जो भी एक्शन है, बिकॉज ये जो भी डैमेज हो चुका है वो ओवरनाइट तो पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर अभी से कंसर्टेड एफर्ट्स किए जाते हैं तो आने वाले दिनों में जब हमारी जो आने वाली जनरेशन है एटलीस्ट वो इस प्रकार की प्रॉब्लम को नहीं फेस करेंगे। ये समय है कि वी हैव टू गेट यूनाइटेड टू प्रिवेंट द एनवायरनमेंट, और प्रकृति को बचाने के लिए हमें सामने आना पड़ेगा। जी अभिषेक। ठीक है सर,
अब प्रभात सर, अब देखिए नेपाल में जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के बॉर्डर एरियाज जो हमारे हैं, चाहे वो बिहार का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, क्योंकि गंडक नदी सीधे ऊपर से वहीं से आती है, उसका असर हमारे देश पे कितना पड़ता हुआ देख रहे हैं, और इसको लेकर के अब भारत को कितना ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है? देखिए, हिमालय क्षेत्र जो नेपाल के पास है, वहाँ से कई बड़ी नदियाँ निकल के हिंदुस्तान में आती हैं। जैसे बिहार स्टेट ले लीजिए, 11 बड़ी नदियाँ, जिसको कहते हैं हम हिमालय क्षेत्र, नेपाल के हिमालय क्षेत्र से बिहार के उसमें आती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई बड़ा स्टोरेज डैम नेपाल में नहीं है जो कि ये फ्लड को मॉडरेट कर सके। तो जितना भी पानी आता है वो सीधे जो मैदानी क्षेत्र हैं बिहार के, उसमें हर साल बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम है इसका असर। कुछ बड़ी नदियां हैं जैसे काली, वो हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर से आती हैं। कुछ और छोटी नदियां आती हैं, लेकिन यहाँ पर उसका उतना असर नहीं होता है। हाँ, गंडक रिवर जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के पास से बहती है, और जो गंडक क्षेत्र के कुछ जिले यूपी के हैं जो उससे प्रभावित होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हमको समझना पड़ेगा। बिहार नेपाल के जो वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए हमको बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अब जैसे आप उत्तराखंड का क्षेत्र ले लीजिए, इसमें टिहरी डैम एक बहुत बड़ा डैम है जो कि हिमालयन की अपर रीचेस की जो रिवर्स हैं उनका पानी एक तरह से वो मॉडरेट कर देता है। फ्लड नीचे हर साल जो आने चाहिए आ सकते हैं उनको वो रोकता है। इसी तरह से हिमाचल में जो भाखड़ा नांगल बहुत बड़ा डैम बना है, बियास डैम बने हैं, ये पंजाब के इलाके में बाढ़ को बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस तरह का कोई बड़ा डैम, स्टोरेज डैम जिसको हम कहते हैं, वो नेपाल क्षेत्र में नहीं है। तो निर्बाध एक तरह से कहिए उसका पानी हर साल बिहार को बहुत प्रभावित करता है। इसी तरह से अरुणाचल हिमालय में अभी हमारे पास कोई बड़ा स्टोरेज डैम नहीं है। एक अभी सुबनसिरी डैम बना है, उसके अलावा कोई स्टोरेज डैम नहीं है हमारे पास। तो रिपीटेडली आसाम का क्षेत्र आप देखिएगा, मई जून या जुलाई के महीनों में वहाँ पर बड़ी भयंकर बाढ़ आती है, बहुत एरिया प्रभावित होता है। तो ये सब चीज़ों पे हमको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना है और बहुत सूझबूझ के साथ करना है। ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा बांध बना दिया और उसमें कोई क्षति हुई तो उससे विनाश बहुत भयानक रूप से हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को बहुत साइंटिफिकली हमको एनालाइज करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि ये एक तरह की एक मजबूरी है कि बड़े स्टोरेज डैम हमारे पास होने चाहिए ताकि हम फ्लड मॉडरेशन उसमें कर सकें। क्योंकि कल वाले मामले में भी सर जो जानकारी आई उसमें गंडक से जो पानी उतरा उसमें कोसी बैराज बिहार में जो है वहाँ पे पहले सूचना मिल गई, क्योंकि अब ये जानकारी आ रही है कि लगभग 1 से 2 घंटे पहले सूचना मिल गई। अगर नहीं मिली होती तो फिर क्या होता वो ईश्वर ही जाने, क्योंकि वहाँ जो स्टोरेज था उसे धीरे धीरे करके पानी छोड़ा गया, गंगा में ला करके मिलाया गया। तो ये सारी चीज़ें सर जो हैं वो और बड़े पैमाने पे हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि दूसरे देश के साथ आपको मिल करके करना पड़ेगा। अब अगर नहीं करेंगे तो फिर समस्या रहेगी। तो इसमें भूमिका आपको लग रहा है कि नेपाल हो या चाइना साथ आकर के काम करने के लिए तैयार होगा भी? इसमें तो मैं यही कह सकता हूं कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस आप किसी और के क्षेत्र में जाके करें तो वहां पर आपको पहले उनको पूरा कन्विंस करना पड़ेगा कि ये जो डेवलपमेंट है ये आपके भले के लिए है, ये डेवलपमेंट जो है आपकी समृद्धि के लिए है, न कि आपके विनाश के लिए। जहाँ पर भी आप, चाहे वो हिंदुस्तान में भी कोई माइनिंग क्षेत्र में ले लीजिए, यही होता है कि भाई हम अच्छी तरह से अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाए इस चीज़ को कि दिस डेवलपमेंट इज फॉर योर बेनिफिट, दिस इज नॉट फॉर योर डिस्ट्रक्शन, जब तक ये नहीं हो तो हर एक उसमें आपको ये बाधाएं आती रहेंगी। हिंदुस्तान विद इन इंडिया इटसेल्फ
चाहे वो कोई माइनिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई बांध का प्रोजेक्ट हो। हमने कई बार देखा है इस तरह की बाधाएं आती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको अच्छी तरह समझाने में सक्षम हो सकें कि ये जो डेवलपमेंट होगा इससे आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, और पूरे एक तरह से विश्व में ये एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेगा। तो ये प्रक्रिया हमको विद इन द कंट्री भी करनी पड़ेगी, और बाहर के कंट्रीज़ को भी हमको ये कन्विंस करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे से संबंध अच्छे बने, एक दूसरे के हम काम आएँ, चाहे अपने लेवल पे हों, चाहे समाज के लेवल पे हों, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हों। ठीक है दिनेश सर, अब एक समस्या तो इसी की आती है कि ठीक है हमारे देश के अंदर की चीज़ें हैं तो चलिए वो तो कर लें, अगर रिश्ते बेहतर हैं तो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन चाइना के साथ और नेपाल के साथ हाल के समय में जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं उसके बाद लगता है कि आने वाले समय में जिस चीज़ की बात प्रभास सर कर रहे थे, डैम बनाना, ऊपर से आने वाले पानी को स्टोर करना, ये तमाम चीज़ें कर पाना इतना आसान होगा। देखिए, उन्होंने डॉक्टर साहब ने इसका सोल्यूशन भी दे दिया है कि आपकी डिप्लोमेसी, आपको कन्विंस करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को कि ये जो है इसमें हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, इसमें आपका भी भला है और ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। उदाहरण के लिए अगर नेपाल के अंदर, जैसा कि अभी हमारे डिस्कशन में पॉइंट चल रहा, अगर हम वहाँ पे स्टोरेज डैम बनाते हैं तो इसके लिए जो है नेपाल को भी फायदा है और हमें भी फायदा है। जिस प्रकार से बिहार के अंदर हर साल जो है बाढ़ आती रहती है, तो बेसिकली डिप्लोमेसी है। अब बात आ जाती है दूसरी तरफ चाइना के बारे में। देखिए साहब, ऐसा है कि तिब्बत जो है वो चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिकली जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और जैसा हम पहले बातचीत कर चुके हैं कि ये मानना नामुमकिन है कि चाइना के पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और बाकी डाटा जो कि वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली 100% नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन आप किसी प्रकार का अनुमान या किसी प्रकार का इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि कोई नेचुरल कैलेमिटी या ग्लेशियर के अंदर किसी प्रकार का कोई अलग सा मूवमेंट नजर आ रहा है। तो अगर इस समय ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि चाइना को इंफॉर्मेशन थी और चाइना ने जो है नेपाल के साथ शेयर नहीं की, वो इसको जो है एक वाटर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करता है, तो ये कहना मतलब कहना ठीक नहीं होगा। जहाँ ये लेकिन दिनेश सर, आपने ये पॉइंट लिया और आप कह रहे हैं कि कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कल इसी विषय पर जब मेरी बात हुई, नेपाल के पत्रकार हैं, उनका ये साफ तौर पे कहना था कि ये जानकारी थी और कुछ खबरें अब नेपाल के अंदर भी हैं कि चाइना को जैसे ही वहाँ पे भूकंप के झटके लगे उसके बाद इंफॉर्मेशन थी, लेकिन चाइना ने वो इंफॉर्मेशन पास नहीं की नेपाल तक। ये नेपाल के अंदर भी इस चीज़ को लेकर के चर्चा हो रही है। देखिए अभिषेक जी, अगर जैसे आपने भूकंप का बताया, तो अभी मैंने मीडिया के अंदर पढ़ा है कि नेपाल के जो एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने डिनाई किया है कि किसी प्रकार का जो है भूकंप वगैरह नहीं आया था। तो जिस समय इस प्रकार की त्रासदी आती है, तो जब तक सिचुएशन क्लियर ना हो जाए तो अलग अलग प्रकार के जो है नैरेटिव, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो निकल कर आती हैं। लेकिन अभी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री या सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं है कि आप ये कह सकें कि चाइना के पास इंफॉर्मेशन थी। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि चाइना जो है, जैसा उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जिस प्रकार से वो तिब्बत या हिमालयन रीजन के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिस प्रकार से वो यारलंग रिवर के ऊपर, जिसे कि हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, उसके ऊपर एक इतना बड़ा डैम बना रहा है, जिसके बारे में लोगों ने पहले ही आशंका व्यक्त की है कि इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन इस हाइट के ऊपर आप कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक प्रकार से बड़े पॉजिटिव या बहुत ही ब्राइट चांसेस हो जाते हैं कि वहां पर अर्थक्वेक आए। और अगर बाई चांस टेक्निकल इशू के कारण अगर ये कहीं जो बांध जो है टूट जाता है, तो
ये इसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा, जो डिजास्टर होगा, वो बहुत स्केरी हो जाता है। वो हमारे लिए ही नहीं है बल्कि इवन बांग्लादेश के लिए भी हो जाएगा। तो इस समय जो है, हाँ, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई ऑडिट होता है तो उस ऑडिट के अंदर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से पता चलेगा कि क्या चाइना के पास ये इंफॉर्मेशन थी, क्या उन्होंने ये इंफॉर्मेशन को नहीं शेयर किया, या उनके जब किसी प्रकार के थे। इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं चाइना को डिफेंड कर रहा हूं, मैं एज ए ओपन माइंड से या इंडिपेंडेंटली, बट एट द सेम टाइम जो है आप चाइना को किसी प्रकार की क्लीन चिट भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका जो है तिब्बत के अंदर या बाकी उस इलाके के अंदर जो है काफी आई मीन डूबियस है। जिस प्रकार से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो इंफॉर्मेशन जो है भारत के साथ भी इवन वो डाटा वगैरह शेयर टाइमली नहीं करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एक उत्तर है कि भारत, चाइना, नेपाल और भूटान को जो है अपना एक हिमालयन रीजन के ऊपर जो है एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, और चारों देश, जैसा डॉक्टर पांडे ने पहले भी बात कर चुके हैं, ये चारों देश जो हैं मिलकर उस इलाके के अंदर जो है वहां पर होने वाली चेंजेस को जो है मॉनिटर करें, और टाइमली एक्शनेबल इंटेलिजेंस जो है अफेक्टेड कंट्री को बताएं। क्योंकि जिस प्रकार की ये घटना घटी है, तो ये भी भारत के लिए भी एक प्रकार से वार्निंग है, एक प्रकार से हमारे लिए भी खतरे का निशान है कि जिस प्रकार से चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डैम बना रहा है, जो कि कुछ सालों के अंदर बन के तैयार हो जाएगा, तो वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली जो है एक खतरा है। जो वो अगर वो पानी वहां से रिलीज नहीं करता है तो हमारा जो है अरुणाचल, असम एंड इवन बांग्लादेश का जो कृषि का एस्पेक्ट है वो अफेक्ट करेगा। अगर बाई चांस हमारे संबंध या युद्ध होता है तो यही पानी जो है एक प्रकार से वाटर बम के तौर के ऊपर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सारे एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए भारत को जो है अपनी सुरक्षा और इस प्रकार के नेचुरल कैलेमिटी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड जो है वो इंस्टीट्यूट करने पड़ेंगे। जी अभिषेक। ठीक है प्रभात सर, थोड़ा सा इस पे आपसे भी चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें, क्योंकि चर्चा हो रही है, रियलिटी तो हम कहते हैं कि ईश्वर ही जाने। क्या इसकी गुंजाइश लगती है कि हाँ चाइना के पास इंफॉर्मेशन थी, उसने पास ऑन नहीं किया होगा? मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। आपने कहा कि एक भूकंप आया और भूकंप की वजह से ये जो फेलियर था वो हुआ। इसका उल्टा भी एक एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। ये जो बड़ा भूस्खलन हुआ है उसकी वजह से भूकंप, की वजह से भूकंप आया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो हम लोगों ने साइस्मोलॉजी की शुरुआत में पढ़ा था कि आप एक टेबल से अगर एक आप ईंट को जो करीब 4-5 किलो की होती है, अगर उसको आप सरका के जमीन में गिराएं तो एक मैग्नीट्यूड का भूकंप जनरेट होता है। मतलब इतनी उसमें एनर्जी हो जाती है कि वो एक मैग्नीट्यूड का भूकंप जनरेट कर सकता है। अब जब 1000 मीटर की ऊंचाई से एक बहुत बड़ा ग्लेशियर और रॉक का मास नीचे गिरता है तो वो बहुत एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 4.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक हम कह रहे हैं वो इस कारण से उपजा हो, न कि कोई टेक्टोनिक रीजन की वजह से। क्योंकि ये अब पूरे वर्ल्ड भर में, हिंदुस्तान में भी कई साइस्मोग्राफ्स लगे हुए हैं जो कि अगर कोई बड़ा टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है जो 10-15-20 किलोमीटर की नीचे की गहराई से आ रहा हो उसको डिटेक्ट कर सके। तो अगर ये गहराई को डिटेक्ट नहीं किया गया है तो काफ़ी संभव है कि ये भूस्खलन की वजह से ये 4.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया हो, जो कि बहुत ही लोकल एरिया में फील किया गया। तो इसका मेरे ख्याल से अभी पूरा अध्ययन करना चाहिए और किसी पर्टिकुलर कंट्री को इसमें हम लोगों को मेरे ख्याल से दोष नहीं देना चाहिए कि उन्होंने जानकारी साझा नहीं की थी। ये सबकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि तिब्बत में भी नुकसान हुआ है, तिब्बत में भी जान माल का
की हानि हुई है। बिल्कुल। नेपाल तो सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र है। हिंदुस्तान फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा इस आपदा से कोई जान माल की नुकसान नहीं हुआ है। बाढ़ तो ठीक है, यहाँ पर बिहार में इन बरसात के महीने में आती रहती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है जैसा कर्नल शर्मा जी ने भी कहा कि हमको समन्वय की स्थिति, एक अच्छे नेबरली रिलेशंस बनाने बहुत ज़रूरी होंगे, ताकि ये नेशनल समस्या नहीं है, ये इंटरनेशनल समस्या बिल्कुल है, यहाँ पर कि कई देशों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, नेपाल हो, भूटान हो, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान की कई नदियाँ वहाँ पर भी जाती हैं। वो डेटा शेयरिंग और टाइमली मॉनिटरिंग, टाइमली अलर्ट एक दूसरे को देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा आने वाले समय में, क्योंकि हमको एक अच्छे समाज की व्यवस्था करनी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे नेबरली रिलेशंस, मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ हम लोगों को अपने पड़ोसियों से बहुत ही एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए। तो लगता है जैसे सर बहुत सारे हमने देखे हैं कि ग्रुप्स बने हुए हैं, सार्क है, ब्रिक्स है, नाटो है, अलग अलग विषयों के लिए है। कम से कम जिन देशों की बात आपने की, भारत है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, ये मिलकर के इसी तरीके का एक ग्रुप बनाए और सिर्फ इस विषय को लेकर के कि हिमालय को लेकर के आप लोग चर्चा कर लें। हाँ नहीं, देखिए मैं थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ सार्क की, खासतौर से सार्क का जो साइंटिफिक विंग है उसमें ये भू आपदाएं एक बड़ा। नहीं सर, मैंने कहा कि उस तरीके के ग्रुप हैं, वैसा ही ये आपस में मिल करके एक बना लें यहाँ ग्रुप, ये मैं कह रहा। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। सार्क की मिल बांट के समस्याओं को सुलझाएं, तो उसमें ये भू आपदा एक बड़ा प्रमुख उनका मुद्दा था कि भू आपदाओं को कैसे, अभी पता नहीं कोई ना कोई तो मैकेनिज्म जरूर होगा इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, जहाँ पर हम लोग करस्पॉन्डेंस करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे का कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश की। चलिए सर, बिल्कुल देखते हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ होता है या नहीं। दिनेश सर, फाइनल कमेंट आपसे भी कि क्या इस तरीके का एक ग्रुप जो है वो होना चाहिए जो सिर्फ हिमालयी रीजन को लेकर के बात करे, और क्योंकि हिमालय रीजन में भारत में ही कहा जा रहा है कि 80 से 85 या 88 ऐसे लेक बने हुए हैं जो कभी भी फट सकते हैं। अभिषेक जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये जो 4 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान के बारे में तो मैं कह ही नहीं सकता, उनकी तो सोच के ऊपर कोई कमेंट किया नहीं जा सकता, लेकिन चाइना, नेपाल, भूटान और भारत को जो है इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इसी के लिए एक वर्किंग ग्रुप बना देना चाहिए, जिनका प्राइमरली एम होगा कि नेचुरल कैलामिटी को मॉनिटर करना और टाइमली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सबके लिए है। दिस इज ए इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है, चाहे वो चाइना है, उसकी जितनी भी काउंटीज हैं, जरलियांग या जहां पर भी हुआ है, नेपाल है, भारत है, भूटान है, तो उसके अंदर जो कंट्री जितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकता है, ताकि आने वाले दिनों के अंदर हम जान माल की सुरक्षा कर सके। और जिस तरह से जो है इतने लोग गायब हुए हैं, 500 के आसपास लोग मर गए हैं, ये बड़ी दुखद तस्वीर बात थी है। बिल्कुल। तो चारों देशों को जो है इसके ऊपर विचार करना चाहिए और इसके ऊपर एक ग्रुप बनाना चाहिए। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, प्रभात सर और दिनेश सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नए भारत का